वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 577 फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। और करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लीजिए। थर्सडे हो गया आज, बृहस्पतिवार, और 1 अक्टूबर हो गई है। केवल 2 दिन और 3 दिन का समय शेष है। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे नहीं है कि एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, स्ट्रेस बढ़ जाती है। कुछ नहीं बढ़ता, पढ़ते रहो। अगर आप 30 मिनट पहले भी पढ़ते हैं ना, 30 मिनट के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो ये भी बेनिफिशियल होता है। इसमें से भी 2-3 प्रश्न फंसने के चांसेस रहते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 प्रश्न ऐड किए हैं इसमें, देखते हैं आपके कितने सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र PADC से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र को उड़ीसा के पारादीप में स्थित किया गया है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस केंद्र को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा एक अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, एज ए एग्जामिनर कहीं पे भी दिमाग दौड़ा सकते हैं आप। अगर इस प्रश्न को सेट कर रहे हैं तो यहाँ उड़ीसा की जगह पश्चिम बंगाल कर सकते हो, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जगह कुछ और कर सकते हो, या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जगह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कर सकते हो, या पेट्रोलियम मंत्रालय कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना, या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कर सकते हो। तो इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से पढ़े होगे तभी सॉल्व कर पाओगे। फिलहाल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट है यहाँ पर। इसका डी ऑप्शन नंबर 1 2 3। तो उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र की स्थापना उड़ीसा के पारादीप में की गई है। उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे आमतौर पर इंडियन ऑयल के रूप में जाना जाता है। इसे भारत सरकार के महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। किसको? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। देखिए, पारादीप में स्थित PADC को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा एक अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता मिली हुई है, ठीक है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। गोधन न्याय योजना के संदर्भ में विचार करना है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है ये, और इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक 5 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। अधिकतर छेड़खानी ऊपर वाले स्टेटमेंट में करने की संभावना 90% से ऊपर है। दूसरा स्टेटमेंट अधिकतर करेक्ट ही हो जाता है। बहुत रेयर केस में दोनों गलत होते हैं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है ये, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है, ठीक है। तो गोधन न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक 5 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। यह समिति राज्य में किसानों, पशुपालकों, गौशाला संचालकों एवं बुद्धिजीवियों के सुझावों के अनुसार गोबर क्रय की दर निर्धारित करेगी। गोधन योजना छत्तीसगढ़ की सरकार। ओजोन का उत्सर्जन प्रत्यक्ष रूप से डीजल का प्रयोग करने वाले वाहनों से होता है। अधिकांश ओजोन मध्यमंडल में पाई जाती है। क्या मानव स्वास्थ्य पर ओजोन का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता? बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, मान लीजिए आप एक डीजल गाड़ी लेकर रोड पर चले गए हाईवे पर दौड़ा रहे हो 80 70 90 की स्पीड से, तो क्या ओजोन निकाल रहे हो? क्या ओजोन निकलेगी आपके डीजल कार से? गलत है ना। गलत है तो कर दीजिए एलिमिनेट। फिर मध्यमंडल में पाई जाती है क्या? 50 बार बताया। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है, तो कोई सही होगा क्या? नहीं होगा। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। भाई क्यों नहीं पड़ेंगे। तो ओजोन गैस किसी भी स्रोत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पहली बात तो उत्सर्जित नहीं होती। इसका निर्माण कैसे होता है? फिर हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये और एक्स्ट्रा है,
जैसी गैसों के धूप और ऊष्मा के साथ प्रतिक्रिया करने से होता है। ठीक है। इस प्रकार ओजोन गैस को केवल तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब सभी स्रोतों से गैसों को नियंत्रित किया जाए। ठीक है। ओजोन परत समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, अत्यंत पतली पारदर्शी परत के रूप में। ओजोन के अंतः श्वसन से सीने में दर्द, खांसी, गले में दर्द सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ब्रोंकाइटिस और एम्फेसीमा और अस्थमा की जो स्थिति है ना, और बद से बदतर कर देता है ये ओजोन। तो नुकसान पहुंचा रही है ना, यहाँ काय को लिखा है कि नहीं पहुंचाता कोई दुष्प्रभाव, गलत है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के पूरब में 2 मिलियन वर्ग मील का एक महाद्वीप है जो आधुनिक न्यूजीलैंड के नीचे है। यह पृथ्वी के क्रस्ट के डूबे हुए टुकड़ों का एक समूह है जो लगभग 85 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था। कोयले का भंडार है ना इसमें। जीलैंडिया न्यूज़ में था जुलाई में। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। तो जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 2 मिलियन वर्ग मील का एक महाद्वीप है जो आधुनिक न्यूजीलैंड के नीचे है। यह पृथ्वी के क्रस्ट के डूबे हुए टुकड़ों का एक हिस्सा है जो लगभग 85 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था। वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में विशाल जल निकाय के नीचे ठोस स्थल की खोज की थी, जिसे 2017 में औपचारिक रूप से महाद्वीप का दर्जा दिया गया है। ठीक है। वर्ष 2017 तक जीलैंडिया को सूक्ष्म महाद्वीप यानी मेडागास्कर द्वीप की तरह के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत की रक्षा प्रणाली से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। अस्त्र दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। पिनाका डीआरडीओ द्वारा विकसित एक आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली है। त्रिशूल कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बताइए। अच्छा, इन स्टेटमेंट को पढ़ते हुए ना अपने आप को रखा करो, जैसे आपने त्रिशूल पकड़ रखा, मान लीजिए कैसे मार करोगे। जमीन पर खड़े होकर हवा में तो फेंकोगे ना उसको। अगर यहाँ आज हवा से हवा होता तो गलत हो जाता, नहीं उड़ के थोड़ी पकड़े आप त्रिशूल। मतलब एक याद करने का तरीका। करेक्ट है स्टेटमेंट। अस्त्र, अच्छा शस्त्र फेंक कर मारा जाता है या अब मान लो तलवार है आपके हाथ में, अस्त्र है शस्त्र है वो, शस्त्र है ना वो। अब अस्त्र हवा से हवा में मारेगी ये। ठीक है, तो करेक्ट है। पिनाका डीआरडीओ द्वारा विकसित आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली है, ये भी सही है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, अस्त्र दृश्य सीमा से परे, दृश्य सीमा से परे मतलब जितना आपकी आंखें देख सकती हैं उससे भी दूर तक हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र करेक्ट है। अस्त्र MK-1 हथियार प्रणाली को सुखोई 30 MK-1 विमान के साथ एकीकृत करके भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। बात करें पिनाका की तो डीआरडीओ द्वारा विकसित आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली है। त्रिशूल जो है वो कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। चीन इंडिया के बीच काफ़ी तनातनी है काफ़ी समय से, तो इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। इनमें से किस आधार पर किसी देश के व्यापार घाटे को तय करोगे आप? उसकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, या वस्तु और मांग आपूर्ति के आधार पर, या विश्व व्यापार कानून बना रखा है कोई WTO ने इसमें, या आयात निर्यात के आधार पर? किसके आधार पर? व्यापार घाटा कैसे होगा? निर्यात से ज़्यादा आयात लेकर आ गए। सी, आयात निर्यात के आधार पर। तो देखिए, सामान्य शब्दों में जो है ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटे का अर्थ है निर्यात की तुलना में आयात की अधिकता हो गई। जब किसी राष्ट्र का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो व्यापार घाटे की स्थिति में चला जाता है। उल्लेखनीय है कि व्यापार घाटे का स्पष्ट प्रभाव उस देश की मुद्रा पर देखने को मिलता है। जब आयात अधिक होता है तो विदेश मुद्रा, विशेष रूप से डॉलर में भुगतान होने के कारण देश में विदेशी मुद्रा की कमी आती है। जब विदेशी मुद्रा में भुगतान होता है तो उसकी मांग भी बढ़ती है और रुपया उसके मुकाबले कमज़ोर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज तथा विकीर्ण का भाग नहीं है? बताइए। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, PCS के लिए भी और UPSC के लिए भी। दिल्ली बड़ोदरा अहमदाबाद है, दिल्ली आगरा वारंगल है, चेन्नई मुंबई है, देहरादून नहीं है।
कटेगा पूरा देहरादून से। तो देखिए, रेलवे स्वर्णिम चतुर्भुज तथा विकीर्ण में निम्नलिखित भाग शामिल हैं: दिल्ली, बड़ोदरा, अहमदाबाद, मुंबई। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हावड़ा। हावड़ा, चेन्नई, चेन्नई, मुंबई, हावड़ा, मुंबई। देखिए, हावड़ा, चेन्नई, चेन्नई, मुंबई और हावड़ा, मुंबई। बोलते हुए सोचिए कि मैं मुंबई में हूँ, फिर सोचिए मैं चेन्नई जा रहा हूँ, इस तरह से याद होगा। दिल्ली, आगरा, वारंगल, चेन्नई, ये भी है। देहरादून स्वर्णिम चतुर्भुज तथा विकीर्ण पर स्थित नहीं है। मैथ में पढ़ा होगा ना, विकीर्ण, विकीर्ण, विकर्ण, विकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एग्री न्यूट्री स्मार्ट विलेज के संदर्भ में विचार करना है। यह कृषि एवं पोषण को एकीकृत करके कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए एक रूपरेखा है। यह ICAR के तहत चल रही अनुसंधान परियोजना पोषण सुरक्षा एवं लैंगिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक हिस्सा है। बता दीजिए कौन सा सही है इसमें। दोनों करेक्ट है। तो एग्री न्यूट्री स्मार्ट विलेज मॉडल कृषि एवं पोषण को एकीकृत कर कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए एक रूपरेखा है। यह ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत चल रही अनुसंधान परियोजना पोषण सुरक्षा एवं जेंडर सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक हिस्सा है। यह आया एक और प्रश्न। फसल प्रजाति, फसल है टमाटर की, अनार की, गेहूं की, और ये अर्काबेड, भगवा, HD 3226। बताइए, सही मिलान है इनका, सही सुमेलित है या फिर उल्टा फुल्टा है कुछ। देखिए, अर्काबेड टमाटर की प्रजाति है, भगवा अनार की प्रजाति है, HD 3226 गेहूं की है या धान की है? गेहूं की है, करेक्ट है, सारा डी है इसका आंसर। तो देखिए, HD 3226 गेहूं की एक किस्म है। इसे आणविक प्रजनन तकनीकों यानी मॉलिकुलर ब्रीडिंग टेक्निक का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो कई तरह की मौसम दशाओं के प्रति अनुकूल एवं 7 तरह के रोगों के लिए प्रतिरोधी है। ठीक है। अब बात करें आयरन, पोटेशियम एवं विटामिन C एवं एंटीऑक्सीडेंट से युक्त भगवा यानी अनार की किस्म। ठीक है। क्या क्या है इसमें? एंटीऑक्सीडेंट भी है, अनार भी है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है। तो भगवा किसकी? अनार की किस्म है। इसी कलर का होता है ना अनार। बात करें अर्काबेड की, तो टमाटर की एक प्रजाति है जिसे विशेष रूप से व्यावसायिक प्रसंस्करण के लिए विकसित किया गया है। इसे आणविक प्रजनन तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो कई तरह की मौसम दशाओं के प्रति अनुकूल एवं कई रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। ठीक है। हाल ही में समाचारों में रहा SUA कन्वेंशन किससे संबंधित है? क्या ग्रेट बैरियर कोरल रीफ को क्षय होने से रोकना या उड्डयन क्षेत्र आधारित प्रदूषकों से? चलिए सीधे आंसर बताते हैं, समुद्री नेविगेशन से संबंधित है। समय बर्बाद हो रहा है। तो कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन, बड़ा लंबा नाम है, जिसे संरक्षित रूप से SUA कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, को 10 मार्च 1988 को अपनाया गया था। लागू कब हुआ ये? 1 मार्च 1992 से। यह कन्वेंशन समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने तथा उन्हें दंडित करने से संबंधित है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे वाले। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, जूनोटिक रोग जानवरों के माध्यम से मनुष्यों में संचारित नहीं हो सकते। विश्व स्तर पर मनुष्यों में 60% ज्ञात जूनोटिक रोग हैं। 60% ज्ञात हैं, तो अज्ञात कितने होंगे? ज़्यादा होंगे इससे। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए 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 बताइए। पहली बात तो जूनोटिक रोग जानवरों से मनुष्यों में संचारित होते हैं, गलत है। अच्छा, कोविड-19 ने महामारी बचा रखी है, जूनोटिक रोग है या नहीं है? है या नहीं है? है। विश्व स्तर पर मनुष्यों में 60% जूनोटिक रोग हैं, ज्ञात, वो भी। अज्ञात कितने हैं? 70%। 6 जुलाई को बिल्कुल वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। तो 2 और 3 करेक्ट हो गए, 1 से कट जाता पूरा ये। तो देखिए, ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं उन्हें जूनोसिस या जूनोटिक रोग कहा जाता है। तो गलत है ना पहला वाला स्टेटमेंट।
जूनोटिक संक्रमण प्रकृति या मनुष्यों में जानवरों के अलावा बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से ही फैलता है। HIV, एड्स, इबोला, मलेरिया, रेबीज, वर्तमान में कोविड-19 जूनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए पूछा क्यों गया प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान द्वारा कोविड-19 महामारी के संदर्भ में प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पैंडेमिक जूनोटिक डिजीज एंड हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट क्या कहती है? विश्व के निम्न मध्यम आय वाले देशों में हर साल 10 लाख लोगों की मृत्यु जूनोटिक रोगों के कारण होती है। प्रकाशित रिपोर्ट यह भी कहती है कि मनुष्यों में 60% ज्ञात जूनोटिक रोग हैं और अज्ञात कितने हैं? 70%, अभी ज्ञात नहीं हुए वो। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो सारे के सारे करेक्ट थे ना? थे तो 11 थे आपके। क्या 11 में से 11 सही हो किसी के? बताइए ज़रा कमेंट करके। प्रैक्टिस करते रहिए, 2 दिन शेष हैं।